हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। ये पेपर हुआ था 29 दिसंबर 2020 शिफ्ट 1 में। इससे पहले दो पेपर और मैं करा चुका हूँ आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के ही। आई होप कि वो आपने देखे होंगे। अगर आपको नहीं मिले तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो एसएससी वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी उतनी ही हेल्पफुल है जितनी रेलवे वाले के लिए, बिकॉज लगभग दोनों का सिलेबस सेम है और जो पेपर का लेवल है वो भी लगभग लगभग सेम है। तो इसलिए अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर अर्थमेटिक और एडवांस मैथ पूछी जाती है, तो आप इस लेक्चर को पूरी तरीके से देख सकते हैं। ये आपके लिए भी उतना ही हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपन। पहला क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 55% candidates passed in English, 35% candidates passed in mathematics, and 20% candidates passed in both the subjects. If the total number of failed candidates in both the subjects is 1200, then find how many candidates took the exam. तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को अपन वेन डायग्राम से करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपन वेन डायग्राम बनाते हैं। तो एक ये मैंने बॉक्स बना लिया, इसके अंदर दो सब्जेक्ट है अपने पास, एक है इंग्लिश और एक है मैथमेटिक्स। तो वेन डायग्राम में केवल ये दो सब्जेक्ट ही इन्वॉल्व होगी। ये तो हो गया एक सब्जेक्ट और दूसरी सब्जेक्ट हो गई ये मैथमेटिक्स। ये पहली वाली इंग्लिश मान लीजिए, दूसरी वाली हो गई मैथमेटिक्स। अब देखिए आपसे बोला जा रहा है कि 55% कैंडिडेट्स जो है वो इंग्लिश में पास हुए, लेकिन यहां पे कहीं भी ओनली शब्द नहीं बोला गया। मतलब ऐसा नहीं बोला गया कि 55% कैंडिडेट्स सिर्फ इंग्लिश में पास हुए, ऐसा नहीं बोला गया। इंग्लिश में पास होने का मतलब यह है कि हो सकता है इनमें कुछ लोग वो भी होंगे जो इंग्लिश के अलावा मैथमेटिक्स में भी पास हुए होंगे। तो अगर मैं वेन डायग्राम में बताऊं कि ये 55% कौन से लोग हैं, तो 55% आपका ये वाला हिस्सा है। ये वाले वो लोग हैं जो इंग्लिश के साथ साथ कुछ लोग इसमें ऐसे भी है जो मैथ्स में भी पास हुए। तो ये पूरा जो है अपना 55% के बराबर है। सेम तरीके से मैथ्स में 35% पास हुए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैथ में ये 35% हुए। मैथ के अलावा हो सकता है कि इंग्लिश में से भी इनमें से कुछ लोग पास हुए होंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो अपना पूरा हिस्सा है, ये वाला, ये वो हिस्सा है जो 35% कंस्टिट्यूट करता है। आगे अपन को बोला गया है कि 20% लोग वो है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। तो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए तो आप वेन डायग्राम से अगर देखेंगे तो देख सकते हैं ये जो बीच वाला हिस्सा है ये उन लोगों का है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। तो इनकी संख्या अपने पास कितनी है, 20% के बराबर है। फेल्ड कैंडिडेट्स जो दोनों सब्जेक्ट में हुए उनकी संख्या है 1200। तो फेल्ड कैंडिडेट्स कौन से होंगे, फेल कैंडिडेट्स होंगे जो इस डायग्राम से बाहर है, मतलब इस वेन डायग्राम में वो लाई नहीं करते। वो लोग कौन से हैं, वो ये वाले लोग हैं। क्योंकि ये जो वेन डायग्राम है ये उन लोगों का है जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए। कम से कम एक सब्जेक्ट में जो पास होगा वो ही इस वेन डायग्राम के अंदर आएगा। जो दोनों में फेल हो गया वो बाहर आएगा। और उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है 1200, 1200। अब अपन से पूछा है कि टोटल कैंडिडेट्स कितने जिनने एग्जाम को दिया। तो देखिए हमेशा टोटल जो अपन मान के चलते हैं वो 100% मान के चलते हैं। मैंने मान लिया कि 100% लोगों ने एग्जाम दिया, क्योंकि यहां पे सारी संख्या आपको परसेंटेज में दे रखी है। दैट्स वाई जो अपन मान के चल रहे हैं वो भी परसेंटेज में ही मान के चल रहे हैं। अब आप यहां पे अगर मैं बात करूं कि भैया दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले लोग कौन है, तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि अगर टोटल में से मैं उन लोगों को माइनस कर दूं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, जो लोग कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं वो दोनों सब्जेक्ट में फेल नहीं कहलाएंगे। दोनों सब्जेक्ट में फेल होने के लिए दोनों में ही फेल होना पड़ेगा। कम से कम एक में अगर वो पास हुए तो फिर वो नहीं कहलाएंगे। तो अगर मैं टोटल में से उन लोगों को हटा दूं जो कम से कम एक में पास हुए हैं, तो मुझे मिल जाएगा वो लोगों की संख्या जो दोनों में फेल हुए हैं। तो कम से कम एक में पास हुए हैं उसको अपन कैसे निकालेंगे, देखिए अगर इसको अपन नंबर के हिसाब से समझे तो अपन बोल सकते हैं कि एन ऑफ ई, मतलब वो लोग जो इंग्लिश में पास हुए उनकी संख्या है 55%। फिर एन ऑफ एम, मतलब वो लोग जो मैथ में पास हुए उनकी संख्या है 35%। और वो लोग जो दोनों में पास हुए हैं जिसको अपन इंटरसेक्शन बोलते हैं, दैट इज एन ई इंटरसेक्शन एम, इनकी संख्या है 20%। तो जो लोग कम से कम एक में पास हुए हैं उसको अपन बोलते हैं यूनियन, एन ऑफ ई यूनियन एम। यूनियन का मतलब ही यह होता है कि
जो एक में आया हो, या तो इंग्लिश में आया हो या मैथ में आया हो, दोनों में आएगा तब भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक में आया हो। तो इनकी संख्या निकालने के लिए अपन डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम। तो यहां पे ये हो गया 55, ये हो गया 35 और माइनस 20%। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 70%। 70% ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक में पास हुए हैं। तो वो लोग जो दोनों में फेल हुए हैं वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 100 माइनस 70, दैट इज इक्वल टू 30%। और ये जो दोनों में फेल हुए हैं इनकी संख्या अपन को दे रखी है 1200, दैट मीन्स कि 30% की वैल्यू अपन को दे रखी है 1200। यहां से मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूं, ये 30 से चला जाएगा 40 बार में, तो 1% की वैल्यू आ गई अपने पास 40 के बराबर। अपन से पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, जिसको अपन ने 100% मान के चला था, तो 100% की संख्या कितनी हो गई, ये हो गई 100 इंटू 40, दैट इज इक्वल टू 4000। तो टोटल कैंडिडेट्स कितने हो गए, 4000 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ एंड द डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 369 एंड 351 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ का सम अपन को 369 दे रखा है और उनका डिफरेंस अपन को 351 दे रखा है। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ में हमेशा एलसीएम बड़ा होता है और एचसीएफ छोटा होता है, इस बात का ध्यान रखिए। कब, जब नंबर 1 से बड़े। अगर नंबर 1 से छोटे हैं, दोनों नंबर 1 से छोटे हैं, तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा। और अगर कोई एक नंबर 1 से छोटा है या एक नंबर 1 से बड़ा है, तो फिर उस केस में डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा है और कितना छोटा है। लेकिन अगर दोनों नंबर 1 से बड़े हैं तो उस केस में हमेशा एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ से बड़ा होगा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि एलसीएम प्लस एचसीएफ यह अपन को दे दिया 369, और एलसीएम बड़ा होगा इसलिए अपन एलसीएम माइनस एचसीएफ लिखेंगे। अगर आपने एचसीएफ माइनस एलसीएम लिख दिया तो फिर आप गलत कर देंगे, बिकॉज एलसीएम बड़ा है, तो फिर यह पॉजिटिव में रखने के लिए अपन को एलसीएम माइनस एचसीएफ ही लिखना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 351। तो यहां से अपन एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2, दैट इज 369 प्लस 351 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा आपके पास 720, 720 बटा 2 करेंगे तो 360। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा 369 माइनस 351 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया आपके पास 18 बटा 2 9 के बराबर। एलसीएम और एचसीएफ आपको मिल चुका है, एक नंबर आपको दे रखा है, दूसरा नंबर आपसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला अपन जानते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक नंबर है 72, दूसरे नंबर को मैं एक्स मान लेता हूं, इसी की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो एचसीएफ है 9 और एलसीएम है 360 इक्वल टू 72 इंटू एक्स। 72 से ये 5 बार में चला जाएगा, तो एक्स कितना आ गया, 9 इंटू 5 दैट इज 45, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपलीफाई का, एक आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से करते हैं। बोर्ड मास का सवाल है, तो देखिए बोर्ड मास में आपको एक बार बता देता हूं। बोर्ड मास क्या बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट करो, तो ब्रैकेट अपन को यहां पे एक ही दे रखा है, तो सबसे पहले अपन इसको कर लेते हैं। जैसे 9 से ये 2 बार में, और 8 दूनी 16 बटा 7, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 16 बटा 7। अब ये ब्रैकेट खत्म हो चुका है, तो अगर मैं वापस लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, 62 डिवाइडेड 5 माइनस 16 बटा 7 मल्टीप्लाई 7 बटा 5 प्लस 5 बटा 4 मल्टीप्लाई 16 बटा 25। तो ब्रैकेट अपना हो चुका है। ब्रैकेट के बाद आता है ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई करना ही होता है, लेकिन एक जगह आपको ऑफ लिख के दे रखा है और एक जगह मल्टीप्लाई का साइन बना के दे रखा है, तो आपको पहले ऑफ वाला मल्टीप्लाई करना है, बाद में मल्टीप्लाई के साइन वाला मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहां पे कहीं भी ऑफ नहीं है तो अच्छी बात है। उसके बाद आता है डिवाइड, तो अपन सबसे पहले डिवाइड करेंगे। अब देखिए 62 जो है वो 5 से पूरी तरीके से तो कैंसिल आउट होएगा नहीं, तो इसको अपन 62 बटा 5 लिख के छोड़ देते हैं। फिर डिवाइड अपना पास हो चुका है, अब कहीं भी डिवाइड नहीं है, तो उसके बाद आता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट, 4 से 4 बार में और 5 से 5 बार में। तो ये तो आ गया आपके पास 16 बटा 5 प्लस ये आ गया आपके पास 4 बटा 5। अब इसके बाद आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को बताने की कोई अलग से जरूरत नहीं है, जैसे आप बचपन से करते आ रहे हैं, आपको पता है कि हमेशा साइन उनके साथ चलते हैं। तो जैसे अगर मैं एडिशन पहले करूं या सब्ट्रैक्शन पहले करूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमेशा ये याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आए उसको पहले करना है। तो अब आप यहां पे देखिए, सब में डेनोमिनेटर तो 5 है, तो ये हो गया अपने पास 62 माइनस 16 प्लस 4,
तो कितना आ जाएगा, 62 में से 16 अगर आप घटाएंगे तो आगे आपके पास 46, 46 प्लस 4 50, 50/5 इक्वल टू 10। तो इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 10 के बराबर। द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ए रूम एट रुपीज 12.5 पर मीटर स्क्वायर इज 3675 इफ द ब्रेथ एंड लेंथ आर इन द रेशियो 2:3 फाइंड इट्स लेंथ। तो देखिए यहां पे अपन को बताया गया है कि एक फ्लोर है, उस पर टाइल लगाते हैं अपन, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से जो रेट है वो है 12.5 रुपए, और पूरे फ्लोर पे टाइल लगाने की जो रेट निकल के आती है टोटल कॉस्ट वो आती है 3675। तो देखिए जब कभी भी अपन किसी भी फ्लोर पे टाइल लगाते हैं तो उस पर टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, वो जो फ्लोर का एरिया है उसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं पर मीटर स्क्वायर रेट से, तो जो अपने पास टोटल निकल के आता है उसी को अपन बोलते हैं टोटल कॉस्ट। तो फ्लोर की ब्रेथ और लेंथ का रेशियो अपन को दे रखा है, तो मैं मान लेता हूं कि भैया ब्रेथ जो है वो 2x है और लेंथ जो है वो 3x है। ये रेशियो को मैंने नॉर्मलाइज करने के लिए x एक वेरिएबल ले लिया, तो ब्रेथ बन गई 2x, लेंथ हो गई 3x। अब ये जो फ्लोर है उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, बिकॉज रेक्टेंगल की शेप का फ्लोर है, तो 2x इंटू 3x, ये हो गया फ्लोर का एरिया। अब इस एरिया को जब मैं पर मीटर स्क्वायर की जो रेट है उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को टोटल कॉस्ट मिल जाएगी फ्लोरिंग करने की, जो कि है अपने पास 3675। तो यहां से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये डिसिमल हटा के नीचे में एक 0 लगा दीजिए, तो अब आप यहाँ पे 125 से डायरेक्ट काट सकते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 से मैं काटूं तो 5 से 25 बार में, 5 से ये 2 बार में, 2 से तो 2 अपना कैंसिल आउट हो गया, 25 से अगर अपन इसको काटे तो देखिए कितने बार में कटेगा, 25 का एक बार में, फिर 11 के हिसाब से 117, मतलब 25 का 4 बार में 100, और 175 मतलब 25 का 7 बार में 175, और 3 से अगर आप इसको काटोगे 3 का 4 बार में 12, 9 बार में 27, तो x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 49, तो यहां से x आ गया अपने पास 7 के बराबर। x अगर 7 आ चुका है तो अब अपन से लेंथ पूछ रहे हैं, लेंथ अपन ने मानी थी 3x, तो 3x मतलब 3 इंटू 7 दैट इज 21 मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 21 मीटर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे अपन को इवेल्यूट करना है cos 20, cos 40, cos 80। तो देखिए ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा, दिस इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब यहां पे अगर मैं कंपेयर करूं तो देखिए आप थीटा को जब 20 डिग्री डालेंगे तो 60 माइनस 20 ये आपके पास बन जाएगा 40 डिग्री, और 60 प्लस 20 ये आपके पास बन जाएगा 80 डिग्री। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं cos 20, cos 40, cos 80, यही चीज आपसे पूछी जा रही है। जहां पे अपन ने थीटा को डाला 20, तो यहां पर भी आप थीटा को क्या डालेंगे 20 डालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 cos 3 इंटू 20, 3 इंटू 20 मतलब 60 डिग्री, तो 1/4, और cos 60 होता है अपने पास डायरेक्टली 1/2 के बराबर, दैट इज इक्वल टू 1/8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/8 के बराबर, ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, बिना इस फॉर्मूले के याद करे भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर वो फालतू में अपना अच्छा खासा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वैसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन जब भी पूछे जाएंगे तो बिना फॉर्मूले के अगर आप करने बैठेंगे तो अपना अच्छा खासा समय खराब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 8, 8, 9 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ए ऑडिटोरियम in such a manner that there are as many students in a row as there are rows in the auditorium। देखिए बोला जा रहा है 6889 स्टूडेंट एक ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, और वो कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं कि जितनी रोज है ऑडिटोरियम में हर रो में उतने ही लोग बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x नंबर ऑफ रोज है तो हर रो में x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही बैठे हुए हैं, ये हो गई रोज, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट पर रोज पर रो। तो अब आप देखिए टोटल स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि भैया अगर मैं नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ स्टूडेंट पर रो से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, दैट मींस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना 6, 8, 8, 9। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और x अपने पास रो अपन ने माना था टोटल नंबर ऑफ रोज, तो वो ही अपन से पूछा जा रहा है। तो इसको अपन ऑप्शन से भी देखिए कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो 80 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो वो होता है 6400,
दैट मीन्स कि यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो 80 से तो ज्यादा ही होगी, बिकॉज ये जो नंबर है 6889 ये 6400 से ज्यादा है। इसका मतलब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 ये तो नहीं हो सकते, ये तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली खत्म हो गए। अब अगर अपन यूनिट डिजिट से करें तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो उसमें भी यूनिट डिजिट 9 आएगी, और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो उसमें भी यूनिट डिजिट 9 आएगी। मतलब यूनिट डिजिट से तो नहीं कर पाएंगे, तो दोनों को अपन एक बार स्क्वायर करके देख लेते हैं तो अपना काम हो जाएगा। वरना आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि भैया जो 83 है वो 80 के नजदीक होता है, और 80 का स्क्वायर होता है 6400, तो जो 83 का स्क्वायर है वो 6400 के थोड़ा पास होना चाहिए। 87 अपना 90 के पास चला जाता है, 90 का स्क्वायर होता है 8100, तो अपन बोल सकते हैं कि भैया 87 का जो स्क्वायर होगा वो 8100 के थोड़ा नजदीक होगा। तो यहां पे अपन बोल सकते हैं कि 83 ही होगा। आप चाहे तो 83 का स्क्वायर करके चेक कर सकते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा 6889। इसका एक ट्रिक भी होती है, देखिए अगर 2 डिजिट का कोई नंबर का आपको स्क्वायर करना है, जैसे कि 83 का अगर स्क्वायर करना है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ये यूनिट डिजिट का आप स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9। अब यहां पे ये जो है सिंगल डिजिट आया, अगर डबल डिजिट आती तो फिर जो टेंस वाली डिजिट थी वो कैरी चली जाती, लेकिन यहां पे सिंगल डिजिट है तो अपन ने उसको डायरेक्ट लिख दिया। अब आप क्या कीजिए, ये 8 इंटू 3 इंटू 2 करिए, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 2 48, ये 8 लिख दीजिए, वो जो 4 है वो कैरी चला गया। अब आप ये टेंस डिजिट का स्क्वायर कीजिए, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 4 जो आपका कैरी गया था दैट इज 68, तो आंसर आ जाएगा 6889। अब जैसे यहां पे अगर 84 का स्क्वायर करना होता तो अपन क्या करते, सबसे पहले 4 का स्क्वायर कीजिए 16, लेकिन अब क्या हुआ, एक कैरी है, 1 आपके पास कैरी में चला गया। अब आप सेम तरीके से 8 इंटू 4 इंटू 2 कीजिए, 8 चौकू 32, 32 दूनी 64, और वो जो एक कैरी में गया था वो अब आपको ऐड करना है, तो 64 प्लस 1 65। अब फिर से 6 आपका कैरी में चला गया, अब 8 का स्क्वायर कीजिए दैट इज 64, 64 प्लस जो वो 6 आपका कैरी में था, तो 64 प्लस 6 70, तो 84 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7056। इस तरीके से डबल डिजिट का स्क्वायर निकालना थोड़ा आसान हो जाता है एज कंपेयर टू पूरा मल्टीप्लाई करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन राणा एंड रणवीर, राणा गोट 40% ऑफ द वोट एंड वाज डिफीटेड बाय 60,000 वोट। एक इलेक्शन है राणा और रणवीर के बीच में, जहां पे राणा को 40% वोट मिले, लेकिन फिर भी वो रणवीर से 60,000 वोटों से हार गया। देखिए जब कभी भी वोट का बात की जाती है तो उसमें अपन टोटल नंबर ऑफ वोट्स को हमेशा 100% मानते हैं। मैंने मान लिया कि भैया टोटल नंबर ऑफ वोट्स 100% है, जिसमें राणा को 40% वोट मिले, तो बाकी जो बचे वोट है वो किसको मिलेंगे, वो दूसरे वाले कैंडिडेट्स को मिलेंगे, दैट इज रणवीर को मिलेंगे, क्योंकि यहां पे कोई भी वोट्स इनवैलिड नहीं है, सारे वोट्स वैलिड ही है। अगर इनवैलिड वोट होते तो फिर वो लिख के देता, लेकिन उसने कहीं भी नहीं लिखा, इसका मतलब है कि अपन को सारे वोट को वैलिड मानना है। तो अगर 40% राणा को मिल गए तो बाकी बचे जो है वो रणवीर को मिलेंगे, तो बचे कितने 60%। और राणा जो है वो रणवीर से 60,000 वोटों से हारा, तो 60,000 वोटों से हारने का मतलब यह है कि राणा को रणवीर की तुलना में 60,000 वोट कम मिले। अगर मैं रेशो में बात करूं कि राणा को कितने वोट कम मिले, तो राणा को जो है 20% वोट कम मिले रणवीर की तुलना में। राणा को 40% मिले, रणवीर को 60%, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 20%। और नंबर में ये कितना है, तो नंबर में ये है 60,000 के बराबर। अपन से पूछ रहा है नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ रणवीर, तो रणवीर के फेवर में कितने वोट पड़े थे 60%, तो 60% की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो देखिए 60 जो होता है वो 20 का 3 टाइम होता है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 60% क्या हो जाएगा 60,000 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 1,80,000। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट हैव 24 एज देयर एचसीएफ। तो अपन को सम ऑफ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है, और नंबर ऐसा होना चाहिए जो 24 उनका एचसीएफ हो, मतलब दोनों नंबर का एचसीएफ 24 हो मिला के। देखिए जब कभी भी अपन एचसीएफ की बात करते हैं, जैसे दो नंबर का अगर एचसीएफ 24 है, तो इसका मतलब यह है कि वो दोनों नंबर 24 से कैंसिल आउट होंगे। 24 एचसीएफ कहने का मतलब यह होता है कि कोई भी नंबर का अगर कोई एचसीएफ है तो वो नंबर अपने एचसीएफ से जरूर डिवाइड होता है, पूरी तरीके से डिवाइड होता है। अगर मैं ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालूं, 24 को आप भूल जाइए, केवल और केवल ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर वो कौन सा है, तो वो है 999, क्योंकि 999 से जैसे ही आप आगे जाओगे तो 1000 बन जाएगा, और 1000 जो होता है वो आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है।
तो अगर मैं 1 मिनट के लिए भूल जाऊं कि 24 SCF होना चाहिए, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर आपके पास 999 है और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपके पास 1000 है। लेकिन क्या अपना काम हो जाएगा? नहीं होएगा, बिकॉज अपन को वो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो 24 अपना SCF रखता हो, मतलब 24 से कैंसिल आउट हो जाता हो। तो अब मुझे देखना है कि भैया 999 में से मैं कितना कम करूं कि वो जो नंबर आए वो 24 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको 24 से डिवाइड करके देखते हैं। 24 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो सबसे पहले तो 24 का 4 बार में आपका चला गया 96, है ना। 24 का 4 बार में 96, तो 39 का मतलब 24 का 1 बार में, तो कितना आपका रिमाइंडर आ गया? रिमाइंडर आ गया 39 माइनस 24, दैट इज 15। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसमें से 15 कम होता तो जो नंबर आता वो 24 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता। रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि ये जो एक्स्ट्रा है, अगर ये चीज नहीं होती तो वो जो नंबर था वो पूरी तरीके से डिवाइड होता। तो अपन क्या करते हैं, इसमें से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दैट इज 15। उस 15 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ गया 9 में से 5 गए 4, तो ये आ गया 984। इसका मतलब 984 एक ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 24 SCF देगा, मतलब 24 से डिवाइड होगा। सेम तरीके से अपन को स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर भी निकालना है जो कि 24 जिसका SCF हो। तो सेम तरीके से अपन बोल सकते हैं कि भैया अगर 984 में मैं चॉइस जोड़ू तो अब जो नंबर आएगा वो 1000 से ऊपर चला जाएगा। तो 984 में अगर आप चॉइस जोड़ो तो अब जो नंबर आएगा वो 1000 से ऊपर चला जाएगा, और वो कितना हो जाएगा? 4 4 8 98 और 2 100, मतलब 1008। तो अब क्या मेरे को 1000 को चॉइस से डिवाइड करके देखने की जरूरत थी क्या? नहीं थी। तरीका सेम था, उसमें भी अपन यही काम करते जो भी अपन ने पहले किया। लेकिन अब अपन को पता चल गया कि भैया 984 एक नंबर है जो कि 24 से डिवाइड है, तो अगला जो नंबर होगा वो 984 प्लस 24 होगा, और 984 प्लस 24 करने पे वो नंबर 1000 से बड़ा हो जाएगा। तो यही नंबर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बन जाएगा जो कि 24 से डिवाइड होगा। तो अपन को 1000 के लिए अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें अपन ऐड कर देंगे। तो अपन को दोनों नंबर मिल चुके हैं, बस इन दोनों का क्या करना है? सम करना है। इन दोनों का अपन को सम करना है। सम कर लीजिए, 8 और 4 12 की 2, एक कैरी चला गया, तो ये हो गया आपके पास 1992। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। यहां पे आपसे सम पूछा है, सम की जगह आपसे डिफरेंस पूछा जाता तो, अगर आपसे यहां पे डिफरेंस पूछा जाता तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सीधा 24 ही आपका आंसर बन जाता। क्यों बन जाता? क्योंकि जब अपन ने यहां पे जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है वो निकाला तो उसके लिए अपन ने क्या करा था? 24 को ऐड किया था। 24 को ऐड करने पे अपना स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आ गया था। तो जब अपन डिफरेंस करते तो होता क्या? ये 24 ही बच जाता जिसको अपन ने ऐड किया था। 1008 में से अगर आप 984 घटाएंगे तो आपके पास 24 ही आएगा। ये 24 क्या है? जो अपना SCF था। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि जब कंसिक्यूटिव नंबर्स होते हैं तो उनका जो डिफरेंस होता है वो सेम हो जाता है SCF के बराबर। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये दोनों कंसिक्यूटिव नंबर है, 984 और 1008। ये कैसे नंबर है? ये ऐसे कंसिक्यूटिव नंबर है जो 24 से डिवाइड होते हैं। तो अगर डिफरेंस पूछता तो सीधा 24 ही आंसर हो जाता। ये काम सिर्फ और सिर्फ कंसिक्यूटिव के केस में होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हमेशा होगा। जैसे यहां पे अपन से ग्रेटेस्ट 3 डिजिट के साथ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पूछता तो फिर डिफरेंस करने पे 24 आंसर नहीं आता, फिर आंसर बहुत कुछ आता, बहुत बड़ा आंसर आता। लेकिन ये कंसिक्यूटिव है इसलिए डिफरेंस करने पे यहां पे आंसर 24 आता। The cost price of 8 tables is equal to the selling price of 5 tables. Find the percentage gain. तो यहां पे आप देखिए, अगर मैं मान लेता हूं कि एक टेबल का कॉस्ट प्राइस 1 CP के बराबर है तो 8 का कितने के बराबर हो जाएगा? 8 CP के बराबर। और दिस इज इक्वल टू, सेम तरीके से अगर मैं मान लूं कि एक टेबल का सेलिंग प्राइस 1 SP के बराबर है तो 5 टेबल का कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1 SP। तो यहां से अपन CP और SP का रेशियो निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 5:8। तो अपन को गेन परसेंटेज निकालना है, तो आप देख सकते हैं 3 का गेन है कितने पे? 5 पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहां पे दिस इज इक्वल टू 60%। ऑप्शन नंबर 3। परसेंटेज गेन इक्वल टू क्या होता है? अगर आप जैसे फॉर्मूला की तरफ जाए तो फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है SP माइनस CP डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई 100%। तो यहां पे आप SP को 8 मान लीजिए और CP को 5 मान लीजिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो सेम चीज आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 12,100 इन 2 ईयर्स एंड 13,310 इन 3 ईयर्स व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पे आप देखिए, एक सम ऑफ मनी है जो 12,100 रुपए बन गया 2 साल में, और
13,310 रुपए बन गया 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले तो इस तरीके इसको समझिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले साल पे प्रिंसिपल जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट बनेगा, लेकिन जब दूसरा साल आएगा तो उसमें प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट बनेगा ही बनेगा, साथ में जो पहले साल पे आपको इंटरेस्ट मिला था उसके ऊपर भी इंटरेस्ट बनेगा। तो यहां पे अगर मैं 2 साल और 3 साल का डिफरेंस निकालूं तो वो अपने पास कितना आ जाएगा, तो 13,310 माइनस 12,100 आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1210 के बराबर। तो ये जो 1210 रुपए है ये क्या हुआ, ये टोटल इंटरेस्ट हुआ 2 साल के अमाउंट के ऊपर। 2 साल में जितना अमाउंट बना था उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया, वो कितना हुआ 1210 रुपए। और 2 साल में कितना टोटल अमाउंट बना था 12,100। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई 1210 रुपए का इंटरेस्ट है 12,100 पे। तो अपन को परसेंटेज में निकालना है, रेट ऑफ परसेंट, तो मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये 1210 का 10 बार में हो गया और ये 10 का 10 बार में। दैट मीन्स कि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना था, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। इफ A:B 15:16, B:C 8:25, C:D 20:9, देन फाइंड A:D। तो चलिए सबसे पहले तो देखिए आप क्या करिए, यहां पे A:B:C:D इस तरीके से लिख लीजिए। A:B है 15:16, फिर B:C है 8:25, तो यहां पे मैंने इस तरीके से लिख लिया, और फिर C:D है 20:9। यहां पे अपन से पूछ रहा है A:D की वैल्यू, तो B और C से अपन को कोई मतलब नहीं है, बस A और D से मतलब है। तो यहां पे अपन देखिए पहला और आखिरी पूछ रहा है, तो उसके लिए सीधा सीधा होता है कि इनके सबके आप पहले पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये तो आपका बन गया 15 × 8 × 20, और इधर आपसे पास आखिरी वाला पूछ रहा है, तो आखिरी के लिए आप क्या कीजिए, इनके सबके आखिरी आखिरी वाले मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज ये। तो ये बन गया आपके पास 16 × 25 × 9। तो ये हो गया ए का और ये हो गया डी का। ये तो ए हो गया, ये हो गया आपके पास डी। इनका रेशियो आपसे पूछ रहा है, तो बस कुछ नहीं, कैंसिल आउट कर दीजिए जो भी कैंसिल आउट होए। तो यहां पे आप देखिए सबसे पहले तो 8 का 2 बार में, फिर 2 का ये 10 बार में, 5 का 3 बार में, 5 का 5 बार में, 5 का 2 बार में, और 3 का 3 बार में। तो ए और डी का रेशियो क्या हो गया, वो आ गया आपके पास 2:3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x³ + y³ = 35, x + y = 5, देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए यहां पे दो तरीके हैं, एक तो हुआ नॉर्मल तरीका। नॉर्मल तरीके से करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय अपना बर्बाद करेंगे, कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगर जैसे आप नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला अपन जानते हैं, x³ + y³ = x + y का होल क्यूब -3xy × x + y। यहां पे आपके पास x³ + y³ दे रखा है 35, दिस इज इक्वल टू x + y दे रखा है 5 का क्यूब, -3xy को ऐसे रहने देते हैं, और फिर से x + y आपके पास आ गया 5। यहां से आप xy निकाल सकते हैं, जो कि आपके पास आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। फिर जब xy आ जाएगा तो फिर तो एक तरीके से सब कुछ हो ही जाएगा, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करने जाएंगे तो इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में आप कर देंगे, सिर्फ 5 सेकंड में। देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे काम करता है, तो यहाँ पे x और y की अपन को कुछ ऐसी वैल्यू सोचनी है जिनका सम 5 आता हो और उन दोनों का क्यूब का सम 35 आता हो। तो ऑब्वियस है कि जब अपन क्यूब के सम की बात कर रहे हैं जो कि 35 एक छोटा नंबर है, तो x और y भी छोटा नंबर रहा होगा, बिकॉज जब नंबर्स को अपन क्यूब करते हैं तो वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 4 का क्यूब, वो 64 पहुंच जाता है। तो देखिए 4 का क्यूब ही 64 पहुंच गया, तो फिर y को क्या रखेंगे आप, तो इसका मतलब 4 तो बहुत नंबर बड़ा हो गया, उससे छोटे पे ही आइए। तो 5 के लिए आप 2 और 3 सोच सकते हैं कि 2 + 3 5 होता है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 8 + 27 35 हो जाता है। दैट मीन्स अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे 8 2 और 3 सेटिस्फाई कर रहा है, तो x को 2 और y को 3 आप डाल सकते हैं। अब आपसे कुछ भी नहीं है, बस x की पावर 4 + y की पावर 4 पूछ रहा है। दैट मीन्स 2 की पावर 4 + 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 4 81, दैट इज इक्वल टू 97, ऑप्शन नंबर 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर अगर आप फॉर्मूले से जाते तब भी आप इसको कर सकते थे, बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, हो जाता आसानी से, बस थोड़ा उसमें टाइम ज्यादा लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए जॉब इन 5 डेज। ए बी और सी ये मिलके किसी काम को 5 दिन में करते हैं। फिर बी सी एंड डी कैन कंप्लीट ए सेम जॉब इन 10 डेज।
बी, सी और डी मिलके सेम काम को 10 दिन में करते हैं, और फिर सी, डी एंड ए कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 15 डेज। सी, डी और ए ये तीनों मिलके उसी सेम काम को 15 दिन में करते हैं। डी, ए एंड बी कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 30 डेज। डी, ए और बी ये तीनों मिलके सेम काम को जो है 30 दिन में करते हैं। तो यहां पे अपन देखिए, सबसे पहले तो क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं, काम की कुछ वैल्यू मान लेते हैं। तो काम की वैल्यू मानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इन सबका आप एलसीएम लीजिए। इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 एलसीएम आ जाएगा। तो मैंने मान लिया कि भैया 30 ईंटें लगाने का काम है। अब 30 ईंटें लगाने का जो काम ए बी सी मिलके 5 दिन में करते हैं, तो हर दिन कितनी ईंटें लगाते हैं, 30/5 6 ईंटें। ये तीनों मिलके हर दिन 6 ईंटें लगाते हैं। सेम तरीके से बी सी डी हर दिन कितने ईंटें लगाएंगे, 30/10 मतलब 3 ईंटें। सी डी ए जो है वो हर दिन 30/15 2 ईंटें लगाएंगे, और डी ए भी मिलके हर दिन 30/30 मतलब 1 ईंट लगाएंगे। तो ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। हर दिन ये कितना काम करते हैं, यही इनकी एफिशिएंसी होती है। अब अपन से पूछ रहा है कि भैया ए बी सी डी ये चारों मिलके अगर सेम काम करे तो कितने दिन में कर देंगे। चारों मिलके सेम काम करें तो कितने दिन में कर देंगे, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो अब आप यहां पे देखिए, अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि कोई भी ऑप्शन 5 से कम नहीं है। जब ए बी सी मिलके 5 दिन में कर दे रहे हैं, तो एक और जना साथ में अगर आया तो फिर तो काम कम दिनों में होना चाहिए ना भैया। जब 3 लोग मिलके 5 दिन में कर दे रहे हैं और अपन ने एक और आदमी को जोड़ दिया, तब तो 5 से भी कम दिन लगने चाहिए, लेकिन ऑप्शन तो कोई भी 5 से कम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी है ये गड़बड़ है, ये काम बनाने की जगह काम बिगाड़ रहा है, तभी जाके दिनों को ज्यादा लग रहा है। वरना तो अगर डी मदद कर रहा होता तो दिन कम लगने चाहिए थे, लेकिन दिन ज्यादा लग रहे हैं। एक भी ऑप्शन कम नहीं है 5 से, इसका मतलब 5 से ज्यादा दिन लगेंगे। इसका मतलब ये जो डी है ये गड़बड़ी कर रहा है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अब कर रहा है उससे खैर अपन को कोई मतलब नहीं है, वो मैंने सिर्फ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। तो अब आप यहां पे देखिए, अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो सब में ये सारे 3-3 बार आ रहे हैं। जैसे ए भी 3 बार आया, बी भी 3 बार आया, सी भी 3 बार आया और डी भी 3 बार आया। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और यहां पे अगर आप ऐड करेंगे तो 6 और 3 9, 9 और 3 12, तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इनकी जो एफिशिएंसी मिला के वो हो जाएगी 12/3 मतलब 4 के बराबर। इसका मतलब यह हुआ कि हर दिन ये 4 ईंटें लगा सकते हैं। 30 ईंटें लगानी है तो कितने दिन में लगाएंगे, 30/4 दैट इज 7.5 दिनों में। ऑप्शन नंबर 4, 7.5 दिनों में ये सारी ईंटें लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 14 स्क्वायर इक्वल टू 1015 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो अब आप यहां पे देखिए, ये जो इनने पहले अपन को दे रखा है 1 स्क्वायर से लेके 14 स्क्वायर तक का सम, इसको चाहते तो ये नहीं भी देते, क्योंकि ये निकालना आपको आना चाहिए। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। जब कभी भी अपन सिग्मा एन इक्वल टू एन आर कर दीजिए, चलिए आर इक्वल टू 1 से एन हो, जहां पे अपन आर स्क्वायर निकाल रहे हो, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो यहां पे जैसे अगर मैं बात करूं तो एन कितना हो गया अपने पास, 14 हो गया। 1 से 14 तक जा रहे हैं, तो एन की वैल्यू अपन 14 डालेंगे तो ये 1015 के बराबर ही आएगा। तो ये काम अपन फॉर्मूले से कर सकते थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट दे दिया तो अपन फिर उसको इस्तेमाल करेंगे। अब अपन अपना फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो अपन को लेकिन निकालना क्या है, अपन को निकालना है 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर एंड सो ऑन, कहां तक, 42 स्क्वायर तक। तो अब आप देखिए, यहां पे सब जगह आप 3 का स्क्वायर अलग अलग कर लीजिए। जैसे मैं 3 स्क्वायर को लिख सकता हूं 3 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, 6 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 9 स्क्वायर को लिख सकता हूं 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। 42 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर इंटू 14 स्क्वायर। क्योंकि देखिए 3 इंटू 1 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 6 का स्क्वायर। आप जानते हैं कि जब पावर सेम होती है तो नीचे के जो बेस है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से 3 इंटू 2 6 का स्क्वायर ही बन गया, ये 3 इंटू 3 9 का स्क्वायर बन गया, और ये 3 इंटू 14 42 का स्क्वायर बन गया। तो सेम चीज है, कुछ भी अलग नहीं हुआ। अब यहां पे अपन 3 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, सब में 3 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर सो ऑन कहां तक 14 स्क्वायर। तो ये 3 स्क्वायर अपन ने कॉमन लिया था, और इस पूरे की वैल्यू अपन को डायरेक्ट दे रखी है कितनी, 1015। तो ये अपन ने डाल दिया 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 1015। तो बस अब आपको इसको सोल्व करना है।
तो देखिए 15 का 9 बार में हो जाता है 135 और 1000 का 9 बार में हो जाता है 9000, तो ये हो जाएगा आपके पास 9135। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो एक आसान सा क्वेश्चन था, इतना सब काम एग्जाम में करने की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया। एग्जाम में आप इसको क्वेश्चन को करेंगे तो इतना बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे कि 3 स्क्वायर कॉमन निकालने पे ये सेम चीज बन जा रही है। दैट मीन्स 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 से 1015 को मल्टीप्लाई करना है, बस और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसीडी इज ए स्क्वायर। एबीसीडी जो है वो एक स्क्वायर है, चलिए स्क्वायर बना लेते हैं। इसको सब स्क्वायर ही समझेंगे, रेक्टेंगल कोई नहीं समझेगा। ये अपने पास क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। चलिए इसको नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी। जब कभी भी नेमिंग की बात होती है तो वो हमेशा सर्कुलर में दी जाती है, मतलब आप क्रम नहीं तोड़ सकते। ए के बाद बी आ रहा है तो आपको बी ही रखना है, सी नहीं रख सकते। नेमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप नेमिंग बिगाड़ देते हैं तो फिर आप पूरा अपना गेम बिगाड़ लेंगे। बिना नेमिंग के क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया जा सकता। नेमिंग जिस डायरेक्शन में आपको दे रखी है उसी डायरेक्शन में आपको करनी होती है। आप भले ही ए को कहीं से भी स्टार्ट रखें, लेकिन एक बार आपने अगर ए को स्टार्ट कर दिया तो उसके अगला जो है वो बी ही आना चाहिए, वो सी नहीं आ सकता। सी हमेशा उसके डायगोनल में ही रहेगा, भले ही ए को मैं कहीं भी रखूं। बोला गया है कि एक्स जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। चलिए ठीक है, एक्स मान लेते हैं ये मिड पॉइंट ए बी का। y इज ए पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी वाई इक्वल टू 1/3 बी सी। अब y जो है वो bc के ऊपर कुछ इस तरीके से पॉइंट है कि by इक्वल टू 1/3 bc हो गया, by इक्वल टू 1/3 bc हो गया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो यहां पे आप देखिए, अगर मैं बात करूं ax क्या था अपने पास, ax इक्वल टू हाफ ऑफ ab था, और bc ab ये बराबर है, बिकॉज ये एक स्क्वायर है। abcd अगर स्क्वायर है तो मैं बोल सकता हूं कि ab जो है वो bc के बराबर है, वो इक्वल टू सी डी है, और वो ही इक्वल टू डी ए बी है, क्योंकि एक स्क्वायर। तो यहां पे अपन देखिए क्या करते हैं, इनका जो डेन्यूमिनेटर है उसका आप एलसीएम ले लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि ये सारी साइड 6 के बराबर है, ए बी बी सी सी डी डी है, ये सब मैंने 6 के बराबर मान ली। अगर ये सब मैंने 6 के बराबर मान ली तो एक्स क्या है, मिड पॉइंट है, तो बी एक्स कितना हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। और बी वाई जो था वो 1/3 बी सी था, बी सी 6 के बराबर, तो 6/3 अगर आप करेंगे तो 2 आ जाएगा। दैट मीन्स ये बी वाई जो है वो 2 के बराबर आ गया आपके पास। आगे आपसे बोला गया है कि ये ट्राइंगल बी एक्स वाई जो है उसका एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये ट्राइंगल बी एक्स वाई, इसका एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो डायगोनल एसी की लेंथ अपन से पूछी जा रही है, ये डायगोनल एसी। तो देखिए ये जो ट्राइंगल बी एक्स वाई, ये ऑब्वियस है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, बिकॉज स्क्वायर के चारों कोण हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। तो बी एक्स वाई एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। मैं यहाँ पे इन सबको एक वेरिएबल नाम दे देता हूं, कुछ भी नाम दूं, जैसे ए दे देता हूं, या फिर हाँ ठीक है चलिए यही दे देते हैं। तो ये 3 है, ये 2 है, मैं इस तरीके से ले लेता हूं। इन सबको मैंने 6 से मान लिया है ना। तो अगर मैं ट्राइंगल का एरिया की बात करूं तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू 3a इंटू 2a, दिस इज इक्वल टू 300। तो यहां से 2 से तो 2 कैंसिल आउट, और 3 से ये 100 बार में। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 100, मतलब ए इक्वल टू आ गया 10 के बराबर। ए इक्वल टू 10 के बराबर आने का मतलब है कि ये जो अपनी लेंथ थी ये कितनी हो गई, 6 इंटू 10 मतलब 60। तो ये 60 की हो गई सारी। अब आपसे क्या पूछ रहा है, डायगोनल पूछ रहा है एसी। तो डायगोनल क्या होता है, ये जो डायगोनल होता है ये डायरेक्टली इक्वल टू होता है √2 इंटू साइड। साइड अपने पास 60 के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60√2। पाइथागोरस थ्योरम निकाल के आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अगर मैं ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाता तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB और BC बराबर होते हैं, दैट्स वाई AC इक्वल टू डायरेक्ट √2 AB आ जाता, जो कि अपने पास साइड है। तो कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 60√2, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाय 12। तो 100 और 200 के बीच जितने भी नंबर है जो कि 12 से डिवाइड होते हैं उन सबका सम निकालना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पहला नंबर जो 12 से डिवाइड होता है उसको निकाल लेते हैं। तो पहला नंबर जो 100 से बड़ा है और 12 से डिवाइड होता है, डायरेक्ट अपन को पता है भैया 12 की इतनी सी टेबल तो अपन को पता है, ये 12 का 9 बार में 108 होता है। इसका मतलब पहला नंबर जो कि 100 से बड़ा है और 12 से डिवाइड होता है वो कौन सा है, वो है 108। अब 200 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा होगा, जो 12 से डिवाइड होगा। तो देखिए 12 का 10 बार में हो गया 120, और 12 का 6 बार में हो गया 72। मतलब मैं बोल सकता हूं कि 12 का 16 बार में हो गया 192। 12 इंटू 16 अगर आप करेंगे तो 192 होगा। अब लेकिन जब आप 12 इंटू 17 करेंगे
तो वो आपके पास 200 से ज्यादा चला जाएगा। तो अपन को 200 के अंदर रखना है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 192 वो नंबर है जो 12 से डिवाइड होगा और 200 से छोटा होगा। इसका मतलब 108 और 192 और इनके बीच में वो नंबर जो 12 से डिवाइड हो रहे हैं उन सब का अपन को सम निकालना है। तो टोटल कितने नंबर है? अगर मैं टोटल की बात करूं तो ये जो 108 था ये अपने पास 9th नंबर था, 9वां नंबर था, और ये जो 192 था ये 16वां नंबर था। तो इसका मतलब बीच में 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15 इस तरीके से नंबर होंगे। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? तो टोटल नंबर आप कह सकते हो भैया 8 नंबर टोटल हो जाएंगे जो कि 12 से डिवाइड होंगे। तो डायरेक्ट अपन सम का फॉर्मूला जानते हैं। कभी भी एपी में अगर सीरीज है, ये सीरीज कैसी होगी? ये एपी में होगी क्योंकि सबका डिफरेंस 12-12 का होगा। 108 के बाद जो नंबर होगा वो 120 होगा, उसके बाद जो नंबर होगा वो 132 होगा, एंड सो ऑन। सबका डिफरेंस क्या होगा? 12-12 का होगा। तो ये सीरीज एपी में हो गई। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? जब पहला टर्म और आखिरी टर्म पता होता है तो उस केस में फॉर्मूला हो जाता है n/2 इंटू ए प्लस एल, जहां पे n है नंबर ऑफ टर्म्स जो कि है 8/2, ए है पहला टर्म जो कि है 108, और एल है लास्ट टर्म जो कि है 192। तो यहां पे इसको आप निकाल लीजिए, 8/2 हो 4, 4 इंटू 300 दैट इज इक्वल टू 1200। तो सम कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 1200 के बराबर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती। एक बात मुझे बताओ, इन तीनों में से कोई भी एक ऐसा नंबर है क्या जो परफेक्ट स्क्वायर है? ना तो 150 परफेक्ट स्क्वायर है, ना ही 54 परफेक्ट स्क्वायर है, और ना ही 24 परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब पक्का है कि इन तीनों को सोल्व करने पे परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं मिलेगा। तो फिर जब जोड़ बाकी गुणा भाग, जोड़ बाकी अपन जब करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं दे पाएगा। बिकॉज इर्रेशनल नंबर को आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो इर्रेशनल नंबर ही मिलता है, या फिर जीरो मिल सकता है, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब पक्का है कि इनको करने पे या तो कोई इर्रेशनल नंबर मिलेगा या जीरो मिलेगा। इर्रेशनल नंबर तो आपको कहीं भी ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ जीरो दे रखा है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर कोई इसको सोल्व करना चाहे तो आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं करके दिखा देता हूं। देखिए रूट 150, 150 क्या होता है? 150 का आप बोल सकते हो 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 होता है 150, और 25 का रूट हो गया 5, तो ये आपके पास बन गया 5√6 माइनस 54। 54 कितना होता है? तो अगर मैं 54 की बात करूं तो देखिए 54 अपना हो जाता है 9 इंटू 6 होता है 54, है ना, और 9 होता है 3 का स्क्वायर दैट इज 3√6, तो √54 हो जाता है 3√6 माइनस 24 होता है अपना 6 इंटू 4, 4 होता है अपने पास 2 के बराबर, मतलब 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, तो ये हो गया 2√6। तो देखिए ये 5√6 और 3√6 और 2√6 मिला के फिर से 5√6, तो आपस में कैंसिल आउट होके 0। तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, देख के, सीधा देख के आप इसका आंसर बता सकते थे सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में। डायरेक्ट पता चल रहा है कि भैया इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आंसर या तो 0 होगा या इर्रेशनल नंबर होगा। ऑप्शन में कहीं भी इर्रेशनल नंबर नहीं दे रखा, तो 0 ही होगा। एकमात्र ऑप्शन बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेन फेयर, बस फेयर एंड एयर फेयर बिटवीन टू प्लेसेज आर इन द रेशो 5-8-12। द नंबर पैसेंजर ट्रेवल्ड बाय देम is in the ratio 3-4-5 and the total fare collected on a particular day for these mode of transportation for a single trip is 1,07,000। find the total fare collected from the air passenger। तो देखिए ट्रेन फेयर, बस फेयर और एयर फेयर, इन तीनों का रेशियो अपन को दे दिया। साथ ही साथ इन तीनों में कितने नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल करते हैं ये भी अपन को रेशियो में दे दिया। 3-4-5 का रेशियो है। एक दिन में एक सिंगल ट्रिप पे इन तीनों में मिला के जो टोटल फेयर कलेक्ट हुआ वो हुआ 1,07,000। अगर मैं फेयर की बात करूं तो वो कैसे बनाया जाएगा? एक आदमी का जितना फेयर है उसको अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फेयर से, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल फेयर मिल जाएगा। अब देखिए एक आदमी का फेयर तो अपन को अलग अलग का रेशियो में दे दिया 5-8-12। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल ले लेता हूं x। तो मैं मान लेता हूं कि जो ट्रेन का फेयर है वो है अपने पास 5x, जो बस का फेयर है वो है अपने पास 8x, और एयर का जो फेयर है वो अपने पास है 12x। ये अपन ने मान लिया, एक वेरिएबल ले लिया। सेम तरीके से नंबर ऑफ पैसेंजर्स की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए मैं एक अलग वेरिएबल ले लेता हूं। सेम वेरिएबल यहां पे अपन नहीं ले सकते, सेम वेरिएबल लोगे तो गलती हो जाएगी, तो एक नया दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा। अपन ले लेते हैं y ले लेते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो है
ट्रेन के द्वारा ट्रेवल करने वाले वो है 3y, बस के द्वारा ट्रेवल करने वाले हैं 4y, और एयर के द्वारा ट्रेवल करने वाले हैं 5y। ये 3 4 5 का जो रेशियो है इसी को अपन ने लिया है। तो अब अगर मैं बात करूं कि भैया टोटल फेयर बनेगा जो, वो कैसे बनेगा, ट्रेन के द्वारा पर पैसेंजर 5x रुपीज का फेयर लगता है और 3y लोगों ने ट्रेवल किया, तो अपन बोल सकते हैं कि भैया 5x इंटू 3y, ये हो गया अपने पास टोटल फेयर। सेम तरीके से बस के द्वारा 4y लोगों ने ट्रेवल किया और पर पैसेंजर किराया 8x रुपए है, तो टोटल फेयर कितना हो जाएगा 8x इंटू 4y, और एयर के द्वारा जो है टोटल फेयर हो जाएगा 12x इंटू 5y। और इन तीनों का जो टोटल फेयर है वो मिला के अपन को दे दिया 1,07,000। ये 5 3 15, 8 चौकू 32, 12 पंजे 60, सबको अगर आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 107xy। दिस इज इक्वल टू 107,000। 107 से आप काट सकते हो तो 1000 बार में चला गया ये। दैट मीन्स कि 1xy की वैल्यू आ गई आपके पास 1000 रुपए। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल फेयर कलेक्टेड फ्रॉम द एयर पैसेंजर्स। तो एयर पैसेंजर के द्वारा कितना टोटल फेयर कलेक्ट होएगा, पर पैसेंजर जितना फेयर है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर से तो मुझे पता चल जाएगा। तो पर पैसेंजर 12x का फेयर है और टोटल 5 बाय पैसेंजर है, तो टोटल फेयर कितना हो गया एयर के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ एयर के द्वारा, तो वो हो गया 12x इंटू 5 बाय, दैट इज इक्वल टू 12 पंजे 60xy। और xy की वैल्यू आपके पास आ गई 1000, 1xy 1000 है, तो 60xy कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 60,000। तो टोटल फेयर जो है एयर के द्वारा कलेक्ट किया गया वो है 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ मीन एंड मीडियन ऑफ ए सर्टेन डेटा इज 4:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स मीन एंड मोड। देखिए मीन और मीडियन का रेशियो दे रखा है और मीन और मोड का रेशियो पूछ रहा है, तो एक फॉर्मूला अपन जानते हैं जिसको अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं। इस बार एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर वो वाला फॉर्मूले से सवाल भी आया है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला के ऊपर सोल्व करो ऐसा लिख के दिया था, फॉर्मूला नहीं लिख के दिया था। तो फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है। अब आगे भी आपको रेशियो में ही काम करना है, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, मीन को 4 और मीडियन को 5 मान लीजिए, क्योंकि रेशियो में ही चलना है, तो यहां पे अपन को कोई अलग वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां से मोड निकाल लेता हूं, मोड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 टाइम मीडियन है अपने पास 5 और मीन है अपने पास 4, 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4, 5 3 15, 15 माइनस 8 अगर आप करेंगे तो मोड आ जाएगा 7। तो मीन और मोड का रेशियो पूछ रहा है, मीन था 4 और मोड था 7, तो रेशियो कितना हो गया 4:7, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 25 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। तो देखिए यहां पे मैं एक क्लिफ बना लेता हूं, एक क्लिफ का मतलब चट्टान। तो ये चट्टान मैंने बना ली, इसकी हाइट है अपन को 25 मीटर दे रखी है। इसके टॉप से एक टावर का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, कुछ मान लेते हैं वो इस तरीके से। तो ये हो जाएगा अपने पास, ये अपना टावर है ये वाला, तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इक्वल है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट मतलब कुछ इस तरीके से, ये यहां क्लिप के ऊपर से ही, तो ये अपने पास बन गया डिप्रेशन। तो ये डिप्रेशन और ये डिप्रेशन और एलिवेशन दोनों बराबर है, ये दोनों चीज अपन को बराबर दी है। तो ये हो गई जमीन, जमीन मान लेते हैं। तो अपन से टावर की हाइट पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहां पे देखिए मैं पहले नेमिंग कर देता हूं, जैसे कि ए बी सी डी ई। ये नेमिंग मैंने थोड़ी आप लोगों की सहायता के लिए की है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो इतना तो पक्का ही है भैया, ये 90 डिग्री होगा अपने पास। यहां पे अगर मैं ट्राइंगल AED और ट्राइंगल ACD में बात करूं तो यहां पे आप देखिए दोनों में ही एक तो एंगल EAD जो है वो बराबर है एंगल CAD के, दोनों में एक एंगल तो ये बराबर मिल गया। दूसरा, दोनों में एक कॉमन साइड है AD, जो कि AED में भी है और ACD में भी है, ये दोनों में कॉमन है। तीसरा, दोनों में ही एक एंगल 90 डिग्री का है, एंगल ADC सॉरी ADE ना, ये तो E वाला है ना, ADE इक्वल टू एंगल ADC, ये दोनों में 90 डिग्री है। तो यहां पे आप देख सकते हैं दो एंगल बराबर हो गए और उनके बीच की करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो गई। तो ये कौन सा रूल बन गया, ये बन गया ASA रूल, ASA क्राइटेरिया।
और ए ऐसे रूल से मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इसका मतलब है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होगी, और सीडी के लिए जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो ईडी होगी। तो ये सीडी जो है, सॉरी, ईडी जो है वो सीडी के बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। सीडी क्या होगा, तो सीडी जितना ए बी होगा उतना ही सीडी होगा, बिकॉज ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये जो ए बी सी डी है ये आपके पास स्क्वायर बनेगा, सॉरी स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल बनेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जितना ए बी है उतना ही सी डी होगा, तो ये भी 25 होगा। और डीई जो है वो सी डी के बराबर है, तो ये भी 25 होगा। तो टावर की हाइट कितनी हो जाएगी, तो ये 25 प्लस 25 दैट इज 50 मीटर के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2x प्लस 5y इक्वल टू 12 एंड xy इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी अपन को वैल्यू निकालनी है। तो देखिए फिर से ये एक तरीके से सेम उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे भी अपन इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो वैल्यू पुटिंग और एक फॉर्मूला। सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो ये जो 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब है, इसको आप लिख सकते हो 2x का होल क्यूब प्लस 5y का होल क्यूब। ये 125 को मैंने अंदर ले लिया क्यूब में तो 5 बन गया, और 8 को भी मैंने अंदर ले लिया क्यूब में तो 2 बन गया, बिकॉज 2 का क्यूब 8 और 5 का क्यूब 125। ठीक है, तो अब आप देखिए ये फॉर्मूला किस तरीके से खुलता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू अपने पास होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे जब आप खोलेंगे तो ए की जगह 2x और बी की जगह 5y रखेंगे, तो ये खुल जाएगा आपके पास 2x प्लस 5y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू 5y इंटू 2x प्लस 5y। यहां पे आपके पास लगभग सब कुछ दे रखा है, 2x प्लस 5y 12 दे रखा है, तो 12 का क्यूब माइनस 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, तो इसको आप 30 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई ये xy आपको अलग से दे रखा है 2 के बराबर, और ये जो 2x प्लस 5y ये आपको दे रखा है 12। तो यहां पे आप चाहे तो 12 कॉमन ले लीजिए, तो ये 12 का स्क्वायर बन गया 144 माइनस 30 दूनी हो गया 60, तो ये आ गया 12 इंटू 144 में से अगर आप 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84। तो 12 इंटू 84 मतलब 12 का 4 बार में 48 की 8, 4 कैरी चला गया, 12 8 96, 96 और 4 100 दैट इज 1008। तो इसका आंसर हो जाएगा 1008, ऑप्शन नंबर 4। ये तो हुआ नॉर्मल तरीका। अब इस क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग लगाना है या नहीं लगाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहां पे वैल्यू पुटिंग जो है वो चल जा रहा है। अगर आप सोचेंगे जैसे एक्स वाई इक्वल टू 2 है, तो एक्स वाई की वैल्यू जब बहुत छोटी है तो उस केस में हो सकता है कि एक्स वाई इंटीजर की जगह कोई नॉन इंटीजर भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे तो जैसे अगर मैं y को 2 और x को 1 डालूं तो ये सेटिस्फाई कर जा रहा है, बिकॉज 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, और x को जब आप 1 डालेंगे तो 2 इंटू 1 2 और 5 इंटू 2 10, तो 2 प्लस 10 इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 इसमें सेटिस्फाई कर गया, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, आप चाहे तो देख लीजिए दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे आसानी से सेटिस्फाई हो गया, तो फिर अब अपन 1 और 2 इसमें डायरेक्ट डाल देंगे तो अपने पास आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जब एक्स वाई इतना छोटा दे रखा है तो ऐसा हो सकता था कि एक्स और वाई में से कोई एक वैल्यू नॉन इंटीजर हो जाती, तो फिर उस केस में वैल्यू पुटिंग करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, मतलब सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे हो जा रहा है तो आप कर सकते हो। नहीं तो ये फॉर्मूला भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, फॉर्मूले से भी अगर आप जाएंगे तो आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन लीव्स बेंगलोर रेलवे स्टेशन एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फॉर मुंबई। सॉरी, देखिए एक ट्रेन है जो कि बेंगलोर से मुंबई जाती है। अब ये बेंगलोर से छूटी कितने की स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर उसके 1 घंटे बाद एक और ट्रेन बेंगलोर से छूटी मुंबई के लिए, लेकिन उसकी स्पीड जो थी वो 100 किलोमीटर पर आवर थी, उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा थी। तो अपन से पूछ रहा है हाउ मेनी आवर्स विल द सेकंड ट्रेन टेक टू मीट द फर्स्ट ट्रेन। तो दूसरी वाली ट्रेन पहली वाली ट्रेन को मिलने के लिए कितना समय लेगी। तो अब देखिए ये दोनों ट्रेनें कहीं ना कहीं जाके आगे मिलेगी, मैं मान लेता हूं यहां पे जाके ये दोनों ट्रेनें मिली, तो मैं कह सकता हूं कि दोनों ने डिस्टेंस तो बराबर तय किया। पहली वाली ट्रेन ने भी इतना डिस्टेंस तय किया और दूसरी वाली ने भी इतना ही डिस्टेंस तय किया, तो दोनों के केस में डिस्टेंस बराबर है। अपन जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल टू होता है टाइम इंटू स्पीड, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका मतलब यह हुआ कि अगर डिस्टेंस जब बराबर हो गया तो जो स्पीड का रेशियो है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या होगा, 1 अपॉन एस।
मतलब स्पीड के रेशियो के रेसिप्रोकल। देखिए स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन का स्पीड का रेशियो हो जाएगा 80:100, दैट इज 4:5। ये हो गया स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर स्पीड का रेशियो 4:5 है तो टाइम का रेशियो 5:4 हो जाएगा। ये हो गया टाइम का रेशियो। ये 5 और 4 में आप एक का अंतर दिख रहे होंगे। क्यों है ये एक का अंतर, क्योंकि ये जो दूसरी वाली ट्रेन है ये 1 घंटे बाद छूटी थी, दैट्स वाई ये 1 घंटे का आपको अंतर आ गया। तो एक की वैल्यू हो गई 1 आवर के बराबर। अपन से पूछ रहा है कि दूसरी वाली ट्रेन पहली वाली ट्रेन को कितनी देर में मीट करेगी। तो दूसरी वाली ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है, 4 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 1 आवर, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 आवर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो दूसरी वाली ट्रेन को सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। एक आसान क्वेश्चन है। The mean of 150 items was found to be 45 if at the time of calculation 2 items were wrongly taken as 83 and 76 instead of 38 and 46, then the correct mean। तो देखिए हो क्या रहा है, 150 आइटम का जो मीन है वो 45 निकल के आया, और कैलकुलेशन के टाइम ये पता चला कि 2 आइटम को गलती से 83 और 76 मान लिया, लेकिन असलियत में वो 38 और 46 थे। तो ये जो मीन निकल के आया गलत मीन है, बिकॉज ये 83 और 76 के साथ है, लेकिन सही मीन जो है वो 38 एंड 46 के साथ आएगा। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो टोटल है उसमें से 83 और 76 को तो हटा देते हैं और 38 और 46 को जोड़ लेते हैं। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 150 इंटू 45, क्योंकि 150 आइटम्स है, 150 इंटू 45, ये हो गया अपने पास टोटल। अब इसमें से मैंने 83 और 76 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि ये तो गलत आइटम थे, लेकिन गलत को तो हटा दिया। अब जो सही है उनको जोड़ना भी पड़ेगा। सही कौन कौन से हैं, 38 और 46, ये दोनों सही है, तो इनको अपन ने जोड़ लिया। अब अगर आप देखेंगे तो फिर से ये टोटल 150 आइटम्स ही हुए, बिकॉज 2 हटाए थे 2 जोड़ दिए, तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले 150 थे, अभी भी 150 ही है। तो मीन निकालने के लिए फिर से मुझे 150 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 150 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 45, यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 83 प्लस 76 जब आप करेंगे तो 3 6 9 और 8 और 7 15, मतलब -159 प्लस, और 38 प्लस 46 करेंगे तो 8 6 14 की 4, एक कैरी चला गया, दैट इज 84। ये आ जाएगा -75। तो ये आपके पास बन गया -75 बटा 150। ये 150 से 150 कैंसिल आउट हो ही गया था, 75 का ये 2 बार में, मतलब 0.5, तो 45 माइनस 0.5 इक्वल टू 44.5, ऑप्शन नंबर 3। तो जो करेक्ट मीन होगा वो हो जाएगा आपके पास 44.5 के बराबर। A 2 meter deep and 21 meter wide river is flowing at the rate of 5 kilometer per hour. How many kiloliters of water will fall into the sea in 10 minutes? तो देखिए एक रिवर की डेप्थ मतलब उसकी हाइट और वाइड मतलब उसकी ब्रेथ ये अपन को दे रखी है। तो जब कभी भी अपन को ब्रेथ और हाइट दे रखी हो तो रिवर को आपको क्यूबोइडल शेप का मान के चलना है। इस केस में आप सिलेंड्रिकल उसको नहीं मान सकते। सिलेंडर पाइप की अगर बात की जाती है तो फिर अपन उसको सिलेंड्रिकल शेप का माना जाता है। मतलब अगर पाइप में से पानी बहता है तो अपन कहते हैं कि भैया सिलेंड्रिकल शेप का पाइप है। लेकिन रिवर में जब अपन को डेप्थ और ब्रेथ दे रखी है तो इसका मतलब है अपन को उसको क्यूबोइडल शेप का मान के चलना है। तो यहां पे अपन को ब्रेथ दे दी, ब्रेथ है 21 मीटर और उसकी हाइट है 2 मीटर। तो अब अगर क्यूबोइडल शेप है तो ऑब्वियसली लेंथ भी होगी, तो लेंथ कितनी होगी। तो देखिए रिवर की लेंथ किस तरीके से डिपेंड करती है। जैसे मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट से रिवर ने बहना स्टार्ट किया, अब अपन से पूछ रहा है कि 10 मिनट के अंदर वो कितना पानी समुद्र में गिरा देगी। तो 10 मिनट में वो रिवर जितना चली वो उसकी लेंथ मानी जाएगी। मतलब मैं मान लूं कि अगर इस पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया और 10 मिनट में बहते 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 वो इस पॉइंट तक आ गई, तो लेंथ क्या हो जाएगी, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, यही अपनी लेंथ हो जाएगी। तो अब ये कैसे पता चलेगा, उसकी रेट ऑफ फ्लोइंग से। रेट ऑफ फ्लोइंग क्या बोल रहा है कि वो 5 किलोमीटर पर आवर से बहती है, मतलब वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। और अपन से 10 मिनट का पूछ रहा है, तो 10 मिनट में वो कितना डिस्टेंस तय करेगी। तो मैं बोल सकता हूं कि भैया सबसे पहले तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लूं, दैट इज 5000 मीटर। ये तो हो गया, 1 घंटे में 5000 करा, तो 10 मिनट में कितना किया, 10 मिनट मतलब 1/6 आवर, तो 6 से अपन डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 5000 बटा 6 हो गया अपना, है ना। तो ये हो गया अपनी लेंथ। तो लेंथ कितनी आ गई, 5000 बटा 6 मीटर, ठीक है। तो अब अपन से पूछ रहा है कि भैया वो 10 मिनट में कितना समुद्र में पानी गिरा देगी। तो कितना पानी गिराएगी, जितना उसके अंदर होगा, मतलब उस क्यूबॉइड में जितना पानी होगा उतना वो गिराएगी। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम एक तरीके से पूछा जा रहा है, तो क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 5000 बटा 6 इंटू 21 इंटू 2,
देखिए 2 से 3 बार में और 3 से 7 बार में, तो ये हो गया 7 पंजे 35, दैट इज 35,000। अब ये सारी जो वैल्यू थी ये मीटर में थी, तो जो वॉल्यूम आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा, लेकिन आपको कहीं भी आंसर मीटर क्यूब में नहीं दे रखा, किलो लीटर में दे रखा है। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 किलो लीटर, दैट मीन्स आप बोल सकते हो 35,000 किलो लीटर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए जॉब इन 40 डेज 60 डेज एंड 80 डेज रेस्पेक्टिवली। तो ए किसी काम को 40 दिन में कर देता है, बी किसी काम को 60 दिन में कर देता है, और सी उसी काम को 80 दिन में कर देता है। ऑल द थ्री वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट 11 डेज एंड बी लेफ्ट 8 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, इन हाउ मेनी डेज द एंटायर वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो चलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, टोटल काम कुछ मान लेते हैं, तो उसके लिए इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 40, 60 और 80 का एलसीएम अगर आप देखेंगे तो 240 आ जाएगा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, दैट इज 240/40 मतलब 6 के बराबर। बी की हो जाएगी 240/60 मतलब 4 के बराबर, और सी की हो जाएगी 240/80 मतलब 3 के बराबर। ये हो गई इनकी एफिशिएंसी 6, 4 और 3। अब आप देखिए एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हर दिन वो कितना काम करते हैं। तो यहां पे आप देखिए कि जो ए है वो टोटल काम कंप्लीट होने से 11 दिन पहले, और बी जो है टोटल काम कंप्लीट होने के 8 दिन पहले छोड़ देता है। अगर मैं मान लूं कि भैया x दिन तक तो ये तीनों काम करते हैं साथ में मिलके, हर दिन कितना काम करेंगे, 6, 4, 10 और 3, 13, हर दिन ये 13 यूनिट काम करेंगे। x दिन तक काम कर रहे हैं तो कितना काम हो जाएगा, 13x काम हो जाएगा। ये तो हो गया जब इन तीनों ने साथ में मिलकर काम किया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 11 दिन पहले ए काम छोड़ दे रहा है और बी 8 दिन पहले छोड़ दे रहा है। तो देखिए यहां पे ये हो गए, मैं मान के चलता हूं ये तो हो गए एक स्टेज, है ना, ये हो गए एक स्टेज। अब आगे 11 दिन बचे। इन 11 दिन में क्या हो रहा है कि यहां तक तो ए बी सी तीनों आए, इसके आगे ए ने अपना काम छोड़ दिया। फिर मैं मान लेता हूं कि यहां पे ये जो है ये होगा 8 डेज, तो यहां तक केवल बी और सी आए बिकॉज ए ने काम छोड़ दिया था, और आखिरी तक केवल सी गया बिकॉज बी ने भी काम छोड़ दिया। तो अगर मैं बात करूं कि भैया बी और सी ने कितना दिन काम किया, तो ये जो बीच के 3 दिन है ये बी और सी दोनों ने काम किया। तो बी और सी मिलके कितना काम करते, 4 और 3 7, 3 दिन काम किया तो कितना हो जाएगा, 7 × 3 21 यूनिट काम हो जाएगा। अब ये जो आखिरी के 8 दिन है ये केवल सी ने काम किया, तो 8 दिन हर दिन 3 यूनिट काम करेगा, तो कितना काम कर लेगा, 8 × 24 यूनिट। ये हो गया टोटल वर्क जो कि अपन को है 240 के बराबर। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा, देखिए 21 + 24 हो गया अपने पास 45, 240 - 45 करेंगे तो 195, 195/13 इक्वल टू 13 का एक बार में और 13 पंजे 65, दैट इज 15। तो x आ गया 15 डेज। इसका मतलब टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये कितना हो जाएगा, तो यहां से लेके यहां तक तो हो गए 15 दिन, फिर यहां से लेके यहां तक हो गई 11 दिन। तो टोटल वर्क कितने दिन में खत्म हुआ, 15 + 11 दैट इज 26 दिनों में खत्म हुआ। ऑप्शन नंबर 4। The side of an equilateral triangle ABC is 28 centimeter. Find the side of another equilateral triangle PQR whose area is 16 times the area of triangle ABC. तो यहाँ पे आप देखिए दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आपको दे रखी है, दूसरे की आपसे पूछी जा रही है। तो जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है दोनों ही, तो इसका मतलब है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल है दोनों ही तो ऑब्वियसली सिमिलर होंगे, तीनों के तीनों एंगल बराबर होंगे 60-60-60 के। तो जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एरिया के रेशियो। जैसे यहां पे इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी की करस्पॉन्डिंग साइड में मान लेता हूं AB। अब यहां पे तो इक्विलेटरल है तो उनकी तीनों ही साइड बराबर है, तो एक तरीके से वो तो आप कह ही सकते हो कि भैया तीनों ही बराबर होगी, तो उसमें करस्पॉन्डिंग का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इसी तरीके से PQR की मैं करस्पॉन्डिंग साइड ले लेता हूं PQ, तो इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ PQR। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ PQR जो होता है वो इक्वल होता है AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर के। एक ही बात है ना, दोनों में कोई अंतर नहीं है, यहां पे अपन ने स्क्वायर की जगह उधर स्क्वायर रूट कर दिया, सेम चीज है। तो अब आप देखिए AB अपन को दे रखा है, AB है 28 के बराबर, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC की साइड ये 28 के बराबर है, और PQ अपन को निकालना है। और यहां पे बोला गया है कि जो ट्राइंगल ABC का एरिया है उसका 16 टाइम्स है PQR।
तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इनका रेशियो हो जाएगा 1/16। जैसे अगर मैं एबीसी का रेशियो 1 ले लूं तो पीक्यूआर का क्या हो जाएगा 16 टाइम 1 दैट इज 16। तो यहां पे दिस इज इक्वल टू 1/4। तो यहां से पीक्यू क्या आ जाएगा, पीक्यू आ जाएगा इक्वल टू 4 × 28 दैट इज इक्वल टू 112। ऑप्शन नंबर 1। सेम चीज है। अब यहां पे देखिए कोई कोई कहेगा कि भैया इतना सब करने की क्या जरूरत थी, अपन को इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया पता ही है, √3/4 × a²। हाँ उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा आंसर, लेकिन वो ज्यादा आपका टाइम खाएगा, ये कम टाइम खाएगा। तो टाइम बचाना ही महत्वपूर्ण है, टाइम जहां बचे बचाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, फिर से बोर्ड मास का सवाल है। बोर्ड मास का सवाल अपन कैसे करते हैं, तो यहां पे देखिए ब्रैकेट तो है नहीं, तो उसके बाद ओ पे पहुंच जाएंगे, ऑफ भी नहीं है तो उसके बाद डिवाइड पे पहुंच जाएंगे। तो 24 प्लस 7.2/8 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.9, 8 से 0.9 बार में चला जाएगा, माइनस। अब डिवाइड भी अपना खत्म हो चुका है तो साथ के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 3 × 2.3 मतलब कितना हो गया, ये हो गया 6.9 प्लस 5। तो ये आपके पास बन गया 24 प्लस 0.9 माइनस 6.9 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस में 6 प्लस 5। 24 में से गया 18, 18 प्लस 5 इक्वल टू 23। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ 5000 वाज लेंट पार्टली एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड पार्टली एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 5 years वाज 1750। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज लेंट आउट एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो देखिए यहां पे हो क्या रहा है, 5000 में से कुछ हिस्सा 5% सिंपल इंटरेस्ट पे और बाकी बचा हुआ हिस्सा 10% सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया गया है, और दोनों में मिला के जो 5 साल के बाद इंटरेस्ट रिसीव होता है वो होता है 1750 रुपए। तो अपन से पूछा जा रहा है कि भैया 10% पे कितने रुपए लगाए होंगे। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को अपन मिक्सचर एंड एलिगेशन के कंसेप्ट से करते हैं। यहां पे मैंने लिख लिया 5%, यहां पे मैंने लिख लिया 10%। अब अगर मैं बात करूं कि टोटल इंटरेस्ट कितना रिसीव्ड हुआ 5 साल पे, तो वो हुआ 1750। और सिंपल इंटरेस्ट की बात है तो सिंपल इंटरेस्ट में अच्छी बात क्या है कि हर साल बराबर इंटरेस्ट मिलता है। तो 5 साल में अगर 1750 मिला तो एक साल में कितना मिलेगा 1750/5। 5 से अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 का 3 बार में 15, 5 बार में 25 और 0, मतलब एक साल में सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 350 रुपए। ये 350 रुपए 5000 पे मिले तो अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालू, कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 350 मल्टीप्लाई 100%। दैट इज, इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए, ये 2 0 गया और ये 50 का 7 बार में, दैट इज इक्वल टू 7%। तो जो कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला अपन को पर ईयर वो मिला 7%। तो यहां पे अपन लिख देंगे 7%। अब अपन इस तरीके से एरो बना लेते हैं, जिस डायरेक्शन में अपन का एरो जा रहा है उसी डायरेक्शन में अपन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 में से 7 गए तो 3, 5 में से 7 तो नहीं घटा सकते बिकॉज माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में नहीं लेना। प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, 7 में से 5 घटाएंगे, 7 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो ये आ गया 3:2 का रेशियो। इसका मतलब 5% और 10% पे जो अपन ने अमाउंट लगाया था वो 3:2 के रेशियो में था। 3 और 2 का टोटल 5, तो 5 की वैल्यू हो गई 5000, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना था 5000 था। अब अपन से पूछ रहा है कि 10% पे कितना लगाया था, तो 10% पे मैंने कितना लगाया था 2 यूनिट लगाया था। तो 5 यूनिट अगर 5000 के बराबर है तो 2 यूनिट कितने का हो जाएगा 2000 के बराबर, बिकॉज 5 से 1000 बार में। इसका मतलब कि 10% पे 2000 रुपए लगाए थे, तो फिर 5% पे कितने लगाए होंगे बाकी बचे हुए, दैट इज 3000। इफ √4624 इक्वल टू 68 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहां पे देखिए कुछ भी नहीं करना, एक तरीके से उनने और भी अपना काम आसान बना दिया, डायरेक्ट अपन को √4624 की वैल्यू दे दी। वो चाहते तो ये वैल्यू नहीं भी दे सकते थे क्योंकि ये आपको निकालना आना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपना काम आसान बना दिया। यही क्वेश्चन अगर एसएससी में होता तो हो सकता वो नहीं देते, ये जो है आरआरबी वाले दे देते हैं इस तरीके की चीजें, लेकिन एसएससी वाले नहीं देते। तो बस ये इतना ही फर्क है एसएससी और आरआरबी में। अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं डिसमल हटाऊंगा तो 2 डिजिट के बाद जो मतलब 2 डिजिट है आखिरी में डिसमल के बाद, तो उसके लिए क्या करेगा, नीचे में 1 पे 2 जीरो लग जाएंगे, दैट इज 100। सेम तरीके से यहां पे डिसमल के बाद 4 डिजिट है तो डिसमल हटाएंगे तो नीचे में 1 पे 4 जीरो लग जाएगा, दैट इज 10,000। यहां पे डिसमल के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो जब आप डिसमल हटाओगे तो नीचे में कितने जीरो आ जाएंगे, 1 पे 6 जीरो, 2 3 4 5 6। तो अब आप देखिए इन स्क्वायर रूट को आप ऊपर नीचे अलग अलग कर सकते हो, इतना अपन जानते हैं भैया। ये √4624 तो अपन को दे रखा है 68, तो ऊपर तो आ गया 68, नीचे 100 का स्क्वायर रूट होता है 10,
फिर से √4 तो 68 ही आ जाएगा। और ये 10,000 का स्क्वायर रूट, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 100। दो दो जीरो का पेयर आप बना लीजिए, तो वो आपको मिल जाएगा, दो जीरो मिलके एक जीरो देगा जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। तो यहां पे दो जीरो थी तो एक जीरो दे दिया, यहां पे दो जीरो दो बार आई तो दो जीरो दे दिया। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, दो जीरो तीन बार आ रही है, तो नीचे में आपको कितने मिल जाएगा, तीन बार जीरो मिल जाएगा, एक पे तीन जीरो, ये हो गया स्क्वायर। तो ये बन गया अपने पास 6.8, ये बन गया 0.68, और ये बन गया 0.068। इसको आप ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8, 8 और 6 14 की 4, एक कैरी चला गया, तो 7 और 8 15 की 5, एक कैरी चला गया, 6 और 1 7, 7.548, ऑप्शन नंबर 1। सिंप्लीफाई, फिर से सिंप्लीफाई करना है तो बोर्ड मास का सवाल है। चलिए सबसे पहले ब्रैकेट कर लेते हैं। 63 में से अगर आप 39 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 13 में से 9 गए 4, और 5 में से 3 गए 2, 24 बच जाएगा। तो मल्टीप्लाई 7, 186 माइनस 7 इंटू 24 प्लस 25 डिवाइडेड 5। अब ब्रैकेट सोल्व हो चुका है, ऑफ है नहीं, तो उसके बाद जो आता है वो डिवाइड आता है, तो पहले ये डिवाइड करेंगे, 25/5 हो गया 5, तो लगे हाथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं क्योंकि और कोई डिवाइड बचा नहीं है। तो 7 इंटू 24 मतलब कितना हो गया, 7 चौको 28 की 8, दो कैरी चला गया, 7 दूनी 14 और 2 16। तो ये अपने पास बन गया 186 माइनस 168 प्लस 5, कितना आ जाएगा, 186 में से अगर आप 168 घटाएंगे तो 16 में से 8 गए 8, 17 में 16 गए 1, तो 18 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 23, ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।